हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का बीएड 2021 का उर्दू का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो 2021 में आपका आया था। ये 2021 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है बीएड का। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहला पार्ट जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, यानी कि आज की इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन जो आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं, और उसके सेकंड पार्ट में हम जो उर्दू स्पेसिफिक होगा आपसे वो सेकंड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे जनरल पार्ट में सबसे पहला जो आपका पार्ट है वो आपका दोस्तों जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपसे? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गुलाम खानदानी का बानी कौन है, यानी कि किसने गुलाम खानदानी की नींव रखी, कौन फाउंडर है। बानी का मतलब है कौन फाउंडर है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर या बलबन। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम ही होगा, गुलाम खानदानी का जो बानी है, जो फाउंडर है, वो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अच्छा, ये कौन थे कुतुबुद्दीन ऐबक? जो ये मोहम्मद गोरी के ये गुलाम थे और ये फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कौन है आपके? यही है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 2, मेघालय की राजधानी है। अब दोस्तों मेघालय की राजधानी आपसे पूछी गई है, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया है। रायपुर, शिलोंग, इम्फाल या मैसूर। तो दोस्तों जैसे आपको मालूम ही होगा, मेघालय की जो राजधानी वो आपकी है शिलोंग। ऑप्शन नंबर बी। रायपुर किसकी राजधानी है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इम्फाल किसकी राजधानी है? तो दोस्तों ये दोनों की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा याद करने की। रायपुर का मतलब है ये आपकी है छत्तीसगढ़ की। अब छत्तीसगढ़ में 36 आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, राय से ले सकते हैं। राय यानी कि मशवरा, जिसको हम कहते हैं कि 36 लोगों से 36 राय मत लो। इसका मतलब है कि 36 से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, और राय का मतलब है आपका रायपुर। और इम्फाल को कैसे याद रखोगे? इम्फाल को आप याद करोगे, इम्फाल किसकी राजधानी है? पहले मैं आपको बता दूं, मणिपुर की राजधानी है। और मणिपुर को आपको कैसे याद करना है कि मन में पढ़ वरना फेल हो जाएगा। मतलब क्या? मन से आप लगा लो मणिपुर, और फेल का मतलब यहाँ से आप लगा लो इम्फाल। तो मन में पढ़ वरना फेल हो जाएगा। तो ये मणिपुर की राजधानी हो गई आपकी इम्फाल की। ये आपके कुछ ट्रिक्स हो सकते हैं जो आपके पेपर में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। खिलाफत तहरीक के बानी थे, यानी कि इसके भी खिलाफत तहरीक के फाउंडर आपसे पूछ लिए गए। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां या जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में बहुत कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है कि खिलाफत जो मूवमेंट हुआ था उसके फाउंडर कौन थे? वो थे आपके अली ब्रदर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। और अली ब्रदर्स में भी कौन थे, उनके स्पेसिफिक नाम पूछ लिए आते हैं। तो सबसे पहला था शौकत अली, और उन्हीं के भाई थे मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली, तो दोनों अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैनुल अक़वामी योम योगा, यानी कि योगा डे मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 2 मार्च को, 4 नवंबर को, 28 दिसंबर को या 21 जून को। तो दोस्तों जो योगा डे है, जो योगा इंटरनेशनल डे है, ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत की थी 2015 में की गई इसकी शुरुआत, और उसका जो थीम रखा गया था 2015 में, वो रखा गया था योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस ये रखा गया था। और 21 जून का ही दिन क्यों चुना था? क्योंकि 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है, इसीलिए 21 जून का दिन हमने मतलब गवर्नमेंट ने 21 जून का दिन वहाँ पे चुना था योगा डे मनाने के लिए। बक्सर की जंग कब हुई, यानी कि सन डैश में हुई थी?
1756, 1751, 1764 या 1801। तो दोस्तों बक्सर की जो जंग है वो 1764 में हुई थी। और जो बक्सर है वो, ये बक्सर की जो जंग हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी, तो मैं आपको ये बता दूं कि यह हुई थी ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में, जिसको कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। और वर्सेस कौन था इनके? ये थी आपकी कंबाइंड आर्मी थी बंगाल के नवाब जो कि मीर कासिम थे। मीर कासिम, ये कहाँ के नवाब थे? ये आपके थे बंगाल के नवाब थे। साथ में आपके शुजाउद्दौला थे, शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला कहाँ के थे नवाब? ये थे आपके अवध के। और मुगल एम्परर आपके थे शाह आलम टू। शाह आलम टू ये आपके मुगल एम्परर थे। तो ये तीन एक साथ आए थे और ब्रिटिश आर्मी एक साथ आई थी, इसको हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। और अब इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें जीत हुई थी दोस्तों आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, यानी कि ब्रिटिश फोर्सेस की वहां पे जीत हो गई थी। हरमनप्रीत कौर का नाम जेल, मंदरजा जेल में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? यानी कि हरमनप्रीत कौर जो है आपकी किस खेल से संबंधित है, किस खेल को ये खेलती हैं? क्या वो क्रिकेट खेलती हैं, गोल्फ खेलती हैं, या बैडमिंटन खेलती है, या आपकी टेनिस खेलती है? तो ये आपको मालूम ही होगा। अभी करंटली जो हरमनप्रीत है ये इंडियन क्रिकेट की कैप्टन भी हैं। तो आपका ऑप्शन सीधा सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिकेट। अभी करंटली ये हरमनप्रीत T20 वर्ल्ड कप में लीड कर रही है इंडिया को। अभी जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें कैप्टन है ये आपकी। एनर्जी का एसआई यूनिट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। एनर्जी का एसआई यूनिट, तो एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका दोस्तों जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो जूल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वॉट किसका यूनिट होता है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ओम किसका यूनिट होता है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और वोल्ट किसका यूनिट होता है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर भी मैं आपको बता दूं, ओम जो होता है दोस्तों, ओम होता है आपका एक फॉर्मूला है जो कि ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये होता है फॉर्मूला। V का मतलब होता है यहां पर वोल्टेज। तो वोल्ट जो ऐसा यूनिट होती है वोल्टेज की होती है। I की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। और जो R की रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो आती है आपकी ओम, जो इसको मैं बता रहा हूं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट है आपकी ओम और I की यूनिट है एम्पियर। और वॉट किसकी यूनिट है? वॉट होती है आपकी पावर की यूनिट। तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। जेल में से कौन सा आर्टिकल मुफ्त और लाजमी तालीम से मुताल्लिक है? यानी कि आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल्स के थ्रू हमें जो एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी प्रोवाइड कराई गई। आर्टिकल नंबर क्या 12 है वो, क्या 14 है, या 21A है, या 5C है? तो ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा। ये आर्टिकल नंबर है दोस्तों 21A, जहां पर हमें राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कब से कब तक? फॉर चिल्ड्रन 6 से 14 ईयर्स तक, यानी कि 6 साल से 14 साल तक ये आपकी कंपलसरी और फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। जैन मजहब के आखिरी तीर्थंकर थे। तो तीर्थंकर जो थे आखिरी जो थे वो कौन थे? वर्धमान महावीर थे, आदिनाथ थे, क्या ऋषभनाथ थे, या पारवनाथ थे? तो दोस्तों ये आपको मालूम ही होगा कि ये थे आपके वर्धमान महावीर। ऑप्शन नंबर ए वर्धमान महावीर जो थे, इनका जो सिंबल था वो क्या था? इनका जो सिंबल था वो था आपका लाइन था इनका सिंबल। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर के कौन थे? तो ये जो पार्श्वनाथ जो हैं, पार्श्वनाथ ये थे आपके 23वें नंबर के।
नाथ। ये थे आपके 23वें नंबर के। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। इमली यानी कि में कौन सा एसिड होता है? इमली में पूछा गया है कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। क्या लैक्टिक एसिड होता है, या सिट्रिक एसिड है, या टार्ट्रिक एसिड, या ऑक्सैलिक एसिड? तो दोस्तों इमली के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो आपका होता है टार्ट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है फिर? तो लैक्टिक एसिड आपको मालूम ही होगा, ये होता है आपका मिल्क के अंदर प्रेजेंट। सिट्रिक एसिड जो भी खट्टी चीज़ होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे आपका लेमन मान के चलो, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। ऑक्सैलिक एसिड का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, और ये होता है आपका टमाटो यानी कि टमाटर के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब चलेंगे उर्दू के जनरल क्वेश्चंस की तरफ। नज़्म के लग़वी माने हैं, क्या क्या लग़वी माने हैं भाई? तराना है, या मग़ज़ है, या लड़ी में मोती पिरोना है, या आपकी बरजुस्तगी। तो तराना तो होगा नहीं, इसमें जो सही ऑप्शन होगा, जो लग़वी माने जो नज़्म के होंगे वो है लड़ी में मोती पिरोना। ऑप्शन नंबर आपका सी। दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो ये है कि गज़ल के क्या लग़वी माने हैं? गज़ल के क्या लग़वी माने क्या हैं? तो उसमें उसके लग़वी माने ये हैं कि औरतों की बातें करना, या इसी को बोलते हैं औरतों की बातें करना, या औरत से बातें करना। तो ये आपके लग़वी माने हो जाएंगे गज़ल के। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। आबे हयात के मुसन्निफ हैं, कौन है मुसन्निफ आबे हयात के? तो ये मसूद हुसैन खां हैं, महमूद शिरानी हैं, या शौकत, या आपके मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो दोस्तों जो आबे हयात जो है इसके जो मुसन्निफ है ये आपके हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू में हर्फ ज़ा किस ज़बान से आया है? अरबी ज़बान से है, या फ़ारसी, या तुर्की, या आपका हिंदी? तो ये आया अरबी, ये जो ज़ा है ये आपका आया है दोस्तों कहाँ से? फ़ारसी ज़बान से। बिल्कुल फ़ारसी ज़बान से ये आया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वो निसरी तहरीर जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमाया खुसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाए कि उसकी मुकम्मल तस्वीर आंखों के सामने आ जाए, क्या कहलाता है? खाका कहलाता है, मकतूब कहलाता है, या सवानह कहलाता है, या इंशाया कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका खाका। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका भी कि खाका ये कहलाता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी जाहिर करे, बड़ा या भारी जाहिर करे। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई पढ़ने में। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी जाहिर करे कहलाता है इसमें मुज़गर, इसमें आला, इसमें मुकब्बिर, या इसमें ज़र्फ़। तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें मुकब्बिर। 16 ज़ेल में से ज़मीर मुतकल्लिम है, मैं, तुम, वो, या उन। अब मुतकल्लिम कौन होता है, यानी कि ज़मीर मुतकल्लिम कौन है? बात करने वाला अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर का मतलब होता है आपका प्रोनाउन, सर्वनाम जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर अपने लिए क्या यूज़ करेगा? वह तो यूज़ नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ना तुम यूज़ करेगा, ना उन यूज़ करेगा, यहाँ पे यूज़ करेगा मैं। तो मैं इसमें ज़मीर मुतकल्लिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके पेपर में अगला भी बन सकता है। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ेह ना हो कहलाता है फ़ेल लाजिम, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुतअद्दी, या फ़ेल मुरक्कब। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसमें फ़ेल लाजिम, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुतअद्दी की डेफिनेशन बता दूं, उसके बाद आप यहाँ से एलिमिनेट कर पाएंगे कि ऑप्शन हमारा कौन सा है। अब फ़ेल लाजिम की बात करें तो फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसे समझने के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो कहलाता है आपका फ़ेल लाजिम। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि ज़ैद आया, खालिद गया, इस तरीके से।
और फेले नाकिस किसे कहते हैं? फेले नाकिस वो होता है जिसमें काम का करना पता नहीं चलता, बस उसकी कैफियत पता चलती है। एग्जाम्पल, बारिश हुई थी, तो यहाँ पे काम करने का पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है कि कैफियत यानी कि हुई थी, तो फेले नाकिस कहलाएगा वो। और फेले मुताद्दी किसे कहते हैं? वो फेल जिसको समझने के लिए मफूल की ज़रूरत हो, वो कहलाता है आपका फेले मुताद्दी। एग्जाम्पल कोई भी दे सकते हैं, जैसे जैद ने श्याम को दवाई दी, इस तरीके वगैरह से। तो यहाँ पे दोनों की ज़रूरत होती है। तो अब इसमें काम का करना होना या मुकम्मल तौर पर वाज़ेह ना हो, यानी कि काम हो गया हो या ना हुआ हो, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका हो जाएगा फेले नाकिस। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, वो सिर्फ जो किसी इस्म की तादाद जाहिर करे कहलाता है। सिर्फ सिफत नस्बती या सिफत अददी, सिफत मकदारी या सिफत ज़ाती। तो कौन सा ऑप्शन है? अगर आपको ऑप्शन ये वाला क्वेश्चन मालूम है तो इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएं। अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है तादाद का मतलब काउंटिंग बता रहा है, तो यानी कि अदद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका सही। 19 में चलते हैं। झेल में से साबिका की निशानदेही करें। सितमगर, हम जमात, ईमानदार या अक्लमंद। तो दोस्तों साबिका किसे कहते हैं? और एक होता है लाहिका। तो जमात जो है, यहाँ पर जो जमात है, यहाँ पर इस जमात से पहले लगा हुआ है हम, यानी कि जमात एक वर्ड है, उससे पहले लगा हुआ है हम। तो जो कोई वर्ड से पहले लगता है उसे कहते हैं साबिका, और जो वर्ड के बाद लगता है उसे कहते हैं हम लाहिका। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब सितमगर, सितम तो एक वर्ड है और गर यहाँ पे लग गया तो ये बन गया आपका लाहिका। ईमान एक वर्ड है और दार उसमें लगकर इसने भी लाहिका बना दिया, और अक्ल एक वर्ड है, मंद उसमें लग गया, तो ये सब आपके लाहिका हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लाहिका। ये तीनों क्या है आपके? ये तीनों आपके हैं लाहिका। बाकी जो हम जमात था वो आपका था साबिका। हिमायत का मुतजाद लिखें। हिमायत का क्या मुतजाद है? बरामत, मुखालिफत, आखिरत या रिजालत। तो करेक्ट ऑप्शन आप जानते ही होंगे कि हिमायत का मतलब होता है किसी का साथ देना, और मुखालिफत होता है किसी की मुखालिफत करना, यानी कि उसके अगेंस्ट जाना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डज इट मीन्स टू गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का मतलब क्या है? टू कंप्लीटली चेंज हाउ वन एक्ट, टू जनरली गो अलोंग विद वॉट एवर हैपन्स, या टू एक्ट इन इडियोटिक वे, या टू वेस्ट टाइम। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, टू जनरली गो अलोंग विद वॉट एवर हैपन। अब क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कन्वेज द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस इसमें से कौन सा सही है? राशिद इज क्लीनिंग द हाउस। अब 4 ऑप्शन आपके सामने। द हाउस इज बीइंग क्लीन बाय राशिद, द हाउस हैज बीन क्लीन बाय राशिद ऑप्शन नंबर बी में, द हाउस इज क्लीन बाय राशिद ऑप्शन नंबर सी में, और डी में बताया गया है द क्लीनिंग ऑफ द हाउस वॉज डन बाय राशिद। तो दोस्तों अब यहाँ पर है इज, और इसके बाद जो वर्ब है उसमें लगी हुई है आईएनजी। तो ऐसे केस में चेंज हो जाता है ये, इससे तो इज रहेगा और बाद में कन्वर्ट होगा आपका बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बनेगा आपका, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो ये बन रहा है देखो ऑप्शन नंबर 1 में इज, बीइंग और क्लीन, यानी कि जो वर्ब हो रही है उसकी थर्ड फॉर्म क्लीन्ड हो गई। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए, बाकी सब गलत हैं। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का प्लूरल क्या होगा? बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज, बैक्टीरियम या बैक्टीरियासिस। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बैक्टीरियम। जब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं उसको कहते हैं बैक्टीरियम। दवाइयों में भी ये लिखा हुआ आता है बैक्टीरियम। विच फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, यानी कि हमें करेक्ट फॉर्म बताना है। एवरी ट्यूसडे रिया डैश टू वर्क, यानी कि ये वो काम है जो डेली बेसिस पे वो कर रही है। राइड्स द बस, रोड द बस,
हैज़ बीन राइडिंग द बस या इज़ राइडिंग द बस, यानी कि एवरी ट्यूसडे की बात चल रही है। अब यहाँ पर कर रही है, चला रही है तो नहीं होगा। रोड द बस यानी कि चलाई, ये भी नहीं क्योंकि ये डेली बेसिस वाला काम है। हैज़ बीन राइडिंग भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, राइड द बस का मतलब है कि हर हफ्ते, हर ट्यूसडे रिया बस चलाती है या बस चलाने के लिए का काम करती है, राइड्स द बस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ट्रैंक्विल का मतलब होता है दोस्तों शांत, यानी कि स्टेडी, स्टेबल। तो ये होता है, मतलब क्या है इसका, शांत, शांत रहना। या अगर मैं इसका और सिमिलर मीनिंग देखते हैं, यूथफुल, वाइज, काम या ब्यूटीफुल। अब आप समझ गए होंगे, शांत मैंने बता दिया तो काम यानी कि शांत वही होता है। इसको और क्या हो सकते हैं इसके, और हो सकता है आपका स्टेडी मतलब रुका हुआ, स्टेबल भी हो सकता है, स्टेबल। तो ये और भी हो सकते हैं सिमिलर मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी विल बी लिविंग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते का काम है, यानी कि वो अगले हफ्ते, क्वेश्चन में ये बोला गया है वह अगले हफ्ते अमेरिका के लिए रवाना होगी। अब ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट, पास्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये पिछला काम नहीं है, फ्यूचर वाला काम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि अभी भी नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। पास्ट तो हो ही नहीं सकता, तो ये आपका फ्यूचर ही हो सकता है, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस आपका सिंपल सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रैंक। फ्रैंक का एंटोनिम्स बताना आपको कि क्या होता है। अब देखते हैं दोस्तों क्या है। सबसे पहले फ्रैंक का क्या मतलब होता है, अगर आपको पता है तो बताइए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इसमें डिम, ब्रूटल, बैरन या सिक्रेटिव। तो दोस्तों इसका जो मीनिंग है, यानी कि जो एंटोनिम्स उल्टा जो है वो आपका है सिक्रेटिव। और क्या हो सकते हैं इसके, और भी हो सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं, एबनॉर्मल। फ्रैंक का मतलब किसी से घुल मिल जाना, और एबनॉर्मल हो सकता है, या हो सकता है एम्बिगुअस भी हो सकता है, ये बार बार पेपर में पूछा गया है। अनक्लियर हो सकता है, अनक्लियर। और क्या हो सकता है, डेवियस। तो ये सारे भी आपके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। 28 में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। आई डैश टू हिम सिंस लास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक से हैड नॉट स्पीकन, वुड नॉट स्पीक, डिडंट स्पीक या वॉज नॉट स्पीकिंग। अब दोस्तों क्या होगा, ये आपका पास्ट कौन सा टेंस है, अगर मैं इसकी मीनिंग निकालूं तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका बी, हैड नॉट स्पोकन, यानी कि आई हैड नॉट स्पोकन टू हिम लास्ट वीक। क्या मतलब हो जाएगा इसका, पिछले हफ्ते से मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, पिछले हफ्ते से मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। तो ये मीनिंग इसका निकल जाएगा, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। आई हैड जॉक्ड विद हर अर्लियर। पास्ट परफेक्ट है, सिंपल फ्यूचर है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या सिंपल आपका पास्ट है। तो ये दोस्तों आपका है पास्ट परफेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पास्ट परफेक्ट में होता क्या है जान लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में आपका एक तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है आपका हैड, और हैड के बाद आपका आता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये रूल होता है और इसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस है वो यही है, तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल आर्टिकल्स। द स्कूल हैज बीन प्लानिंग डैश रियूनियन पार्टी फॉर इट्स एलुमनाई। अब द होगा प्लानिंग द रियूनियन, या ए या एन या ऑफ। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि एक रियूनियन पार्टी। तो ए उसका यहाँ पे सही आर्टिकल हो जाएगा। अब तदरीसी रुझान यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में चलते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। बोला गया है अगर आपके तलबा कुछ गैर अखलाकी कामों में मुलव्वस हैं तो आप क्या करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे काम हैं जो आप अखलाकी
के खिलाफ है। तो फिर आप क्या करेंगे, उनको दर्जा में डांटेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, दर्जा में तो नहीं डांटेंगे, डांटेंगे ही नहीं, समझाएंगे। तो दर्जा में बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। उनको नज़रअंदाज कर देंगे, नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे, उनकी काउंसलिंग का इंतजाम करेंगे। इसको देखते हैं। या प्रिंसिपल से शिकायत, प्रिंसिपल से शिकायत भी नहीं दोस्तों। उस केस में आप उनकी काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने से क्या होगा, बच्चा आपकी तरफ थोड़ा मुतवज्जो होगा और फिर वो आपकी बातों को समझेगा कि क्या सही और क्या गलत है। तो जब आप उसकी काउंसलिंग करेंगे तो उसी से वो उस गैर अखलाकी काम से निकल सकता है। बाकी किसी भी ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन है, वहाँ 3 ऑप्शन में से उसके लिए सबसे जो बेस्ट सुटेबल है वो ऑप्शन नंबर सी है। बाकी तीनों कोई भी उसके काम के नहीं है, यानी कि उससे वो और उल्टा उसके अंदर मुलव्वस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, टीम में खेलने वाले खेलों से झेल में कौन सी समाजी महारत फरोग पाती है? मुसाबिकत, ताउन, खुद आगही या खुद नुमाई? तो ये आती है ताउन का काम। यानी कि ताउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ताउन का मतलब होता है आपका एक तरीके से एक दूसरे से अपने आप में कॉम्बिनेशन बनाना, यानी कि एक दूसरे का साथ देना, ताउन करना किसी भी काम में। तो ताउन इससे बढ़ती है। एक मुअस्सिर कमरा जमात का मतलब है, क्या मतलब है? जो मर्जी करने की आज़ादी? नहीं दोस्तों, ये तो नहीं होगा। मुअल्लिम और तलबा के दरमियान बामानी तामिल बिल्कुल सही है। सकूत ये भी गलत है। और सख्त डिसिप्लिन तो होना ही नहीं चाहिए क्लास में। तो मुअल्लिम और तालिबी यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसा रिलेशन होना चाहिए आपका वहाँ पे? मीनिंगफुल रिलेशन होगा तो आपकी जो टीचिंग है वो भी मीनिंगफुल आएगी। 34, तदरीसी अशिया का इस्तेमाल, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, यहाँ पर तदरीसी अशिया का मतलब यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल क्यों करते हैं क्लास में? तदरीस को दिलचस्पी बनाना, वक्त को बर्बाद तो नहीं करता टीएलएम, तलबा को मुतवज्जो रखता है, या नताइज देर से देता है। अब नताइज तो देर से नहीं देता। अब इसमें 2 ऑप्शन बच रहे हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसको जो तदरीस का इस्तेमाल यानी कि टीएलएम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मुतवज्जो रखता है, ऐसा नहीं, ताकि तो तदरीस जो है, जो आपकी टीचिंग है वो आपकी दिलचस्प बने, वो आपकी क्या बने, वो आपकी इफेक्टिव बने। इसीलिए हम टीएलएम का क्लास में इस्तेमाल हर टीचर करता है। जब आप टीचर बनेंगे तो आप भी टीएलएम का इस्तेमाल अपनी क्लासेस में ज़रूर करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 35, कुछ तलबा तदरीसी अमल सीखने में ज़्यादा तजस्सुस और दिलचस्पी दिखाते हैं क्योंकि वह मुअल्लिम के पसंदीदा होते हैं। नहीं दोस्तों, ये तो गलत। खुद नुमाई का अनुसर मौजूद होता है, ये भी गलत। यह सबकी तवज्जो अपनी तरफ रखना चाहिए, या वो ज़की होते हैं, यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है आपका डी। हमने इस क्वेश्चन की काफ़ी तहकीकात भी की, क्योंकि आंसर की में ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट ऑप्शन माना गया है, सबकी तवज्जो अपनी तरफ रखना चाहिए। ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। जब हमने इस क्वेश्चन की तहकीकात की तो पता चला कि सभी जगह गिफ्टेड चाइल्ड को ही माना गया है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग और बाकी और वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन को ही माना गया है, यानी कि इसीलिए वो जो तजस्सुस और दिलचस्पी इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि वो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। आज के वक्त में मुअस्सिर तदरीस के लिए मुअल्लिम में कौन सी महारतें ज़रूरी है, यानी कि कौन कौन सी महारतें वहाँ पर एक टीचर के अंदर मौजूद होनी चाहिए? मवाद मजमून पर अबूर, ये तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि अपने जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, जो भी उसको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए बिल्कुल। तलबा की ज़रूरियात और खुसूसियात का इल्म, बिल्कुल ठीक है ये भी, कि जो तलबा की नीड जो हैं उनको और उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना, ये भी टीचर की जिम्मेदारी है। दर्स और तदरीस के अमल में टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी का यूज़ बिल्कुल ठीक है, और टेक्नोलॉजी का इल्म, तो टेक्नोलॉजी का इल्म तो पहले से ही होगा, तो ये तो इसी में ऑप्शन में आ जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, और इसके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
37 में, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया है, जब एक आम तालिब इल्म किसी दिन दर्जा में अजीब व गरीब तर्ज अमल करे, यानी कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई स्टूडेंट अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, जबकि हालांकि वो डेली बेसिस पे इस तरीके से बिहेव नहीं करता है, तो फिर आपको क्या लगेगा? तो क्या होगा? तालिब इल्म को दर्जे से निकाल देंगे, यानी क्लास से बाहर निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे। प्रिंसिपल से शिकायत भी नहीं करेंगे। तालिब इल्म से दर्जा के बाद अलग से बात करें या उसको नज़रअंदाज करेंगे? दोस्तों नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे, क्योंकि टीचर का काम ही है कि सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना, और अगर कहीं पर स्टूडेंट को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो उसको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए कुछ उसको टिप्स देना या उसको निकालना, ये सब टीचर का काम है। तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि तालिब इल्म से दर्जा के बाद अलग से बात करेंगे, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर काउंसलिंग वर्ड भी आ सकता था, काउंसलिंग करेंगे, यानी कि बात जब होगी तो एक तरीके से उसकी काउंसलिंग हो जाएगी, और फिर उसका जो भी डाउट है या जो भी जिसकी वजह से वो अजीब व गरीब बिहेव कर रहा है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। 38 में चलेंगे, अगर आपके दर्जा में एक कमज़ोर बीनाई वाला तालिब इल्म भी मौजूद हो तो बतौर टीचर आप क्या करेंगे? यानी कि एक क्लास में ऐसा स्टूडेंट मौजूद है जिसकी जो बीनाई है, यानी कि आंखों की रोशनी जो है वो कम है, कम देख पाता है वो, तो उसके तय हमदर्दी और दिल सोजी के जज्बात को इजहार करेंगे? नहीं दोस्तों, इससे तो वो अलग थलग महसूस करेगा। और हमें बात करनी है, हम एनसीएफ कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। तो ये तो इसके अगेंस्ट चला गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी तलबा को उसकी वजह से नज़रअंदाज नहीं करेंगे, नहीं ये भी गलत। उसकी कमज़ोर बीनाई को कुदरत का फैसला मानकर उसके हाल पर छोड़ देंगे? नहीं दोस्तों, हाल पर नहीं छोड़ना है, बल्कि उसके लिए दर्जे में आगे की जगह क्या कर देनी है, उसकी फिक्स कर देनी है, और उस पर इनफरादी तवज्जो आपको देनी है, यानी कि उसके ऊपर एक स्पेसिफिक नज़र आपको रखनी है, उसको एक इम्पोर्टेंस यानी कि आपको उसको एक अलग नज़रिए से नहीं देखना, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है, बस आप ये समझ सकते हैं, इनफरादी तवज्जो कहेंगे उस वर्ड को। और साथ में उसकी जो सीट है वो आप आगे रखेंगे ताकि उसको ब्लैक बोर्ड वगैरह देखने में या कोई चीज़ देखने में ज़्यादा दुश्वारी या मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 39, बतौर मुअल्लिम आप अपने तलबा के इल्म को जांचने से कि कौन से तरीके का इंतखाब करेंगे? साल के आखिर में इम्तिहान, तो साल के आखिर में पहले इम्तिहान होते थे, फिर एनसीएफ जब आया उसने चेंज कर दिया और फिर क्या होने लगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। पूरे साल मुख्तलिफ तरीक़ों व तकनीकों इस्तेमाल करके, या साल में दो या तीन बार इस्तेमाल नहीं, 2-3 बार भी नहीं, सरप्राइज टेस्ट भी नहीं। तो एनसीएफ कहता है कि जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि जो हमें एनालाइज असेसमेंट करना है, बच्चों की जो जांचना है वो कई तरीके से पूरे साल जांचा जाए, तभी आपके जो क्लास में आप जब 12वीं पढ़ के आए हैं उसमें आपके एफए भी हुए होंगे, उसमें आपके बीच बीच में कुछ ओरल टेस्ट भी लिए होंगे, तो वो सारे आपके जांचने के एक तरीके होते हैं, साथ में आपका प्रैक्टिकल भी हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। बतौर मदरिस यानी कि टीचर आप दर्जा में तख्ते से यानी कि ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखेंगे? कि बहुत खूबसूरत लिखने की कोशिश करेंगे, वो तो बिल्कुल होना चाहिए कि खूबसूरत लिखेंगे, ठीक है। और देखते हैं, छोटे हरूफ लिखेंगे ताकि एक मर्तबे में काम मवाद। देखो दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि टीचर रिलेटेड कोई काम करें, आपको जो भी काम करना है वो स्टूडेंट रिलेटेड करना है, यानी कि आपको लर्नर सेंटर्ड करने है कोई भी काम। बड़े हरूफ लिखने की कोशिश करेंगे, अब बड़े हरूफ भी नहीं लिखो, मतलब इतने बड़े नहीं लिखेंगे कि बहुत ज़्यादा लिखना, मतलब कई बार आपको मिटाना और लिखना पड़ जाए। ऑप्शन नंबर डी कहता है साफ और वाज़ेह लिखने की कोशिश करेंगे, ये सही हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें यही है कि आप इतना साफ लिखेंगे और इतना वाज़ेह लिखेंगे कि सब आसानी से पढ़ ले, ना इतना बड़ा लिखेंगे और ना ही इतना छोटा लिखेंगे, तो खूबसूरती और बड़े दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। ये वाले जो दोनों ऑप्शन है ये इसके अंदर आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। अब मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन बच्चे हैं वो अभी करते हैं। सही सिलसिला बताएं, यानी कि आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया है कि सही सिलसिला यानी कि 40, 44 और उसके बाद आपका है
34 फिर 16 और तो देखते हैं 44 है, फिर 40 है, फिर 34 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 16 है और फिर आपका है 14। तो यहाँ से जब इधर जाएंगे तो -4 और फिर जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये कितना हो रहा है दोस्तों -6 और फिर अगर 2 और बढ़ा के बताएंगे तो -8 में कर दूं और फिर -8 से -10 होना चाहिए और -10 से माइनस कितना होना चाहिए -12। तो -12 तो बिल्कुल हो रहा है। देखो 16 में से जब 12 माइनस करोगे तो 4 आएगा। अब 16 में तो 10 जोड़ दो या 24 में से 8 घटा दो। 34 में से जब आप 8 घटाओगे तो दोस्तों आपके पास कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 26। या 16 में 10 जोड़ दो तब भी आपके पास 26 बचेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 26। अब जोड़ो बताना है इसका, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब 0.01 है और अपॉन में 0.1, ऊपर 0, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या लगा देंगे दोस्तों 0 और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगा देंगे 0 प्लस 0.1 और अपॉन में 0.01। ये है ऊपर का पॉइंट हटाया नीचे लगा दिया 1 0 और नीचे का पॉइंट हटाया ऊपर लगा दिया 2 0। तो ये आपके पास आ गया 10 अपॉन में 100 और 100 अपॉन में 10। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों आपको मालूम ही है। एलसीएम आपका आ गया 100 और 100 से ये प्लस हो गया। एलसीएम ले लेंगे सिंपल, ये 10 बार गया यानी कि 1000 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1000 10 अपॉन में 100, यानी कि आपका जो डिवाइड करोगे तो 10.1 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में मिल पा रहा है, ये ऑप्शन में मिल पा रहा है ऑप्शन नंबर आपका बी। तो इसीलिए बी ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सही। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है देखते हैं। लखनऊ को अगर दिल्ली को 38 लिखा जाए तो लखनऊ को क्या लिखेंगे, तो दिल्ली को DELHI और इसको लिखा गया 38। अब इसको देख लेते कैसे। डी आता है दोस्तों आपका अल्फाबेटिकली देखेंगे तो 4थे नंबर पे, ई आता है आपका 5वें नंबर पे, एल आता है आपका 12वें नंबर पे और एच आता है आपका 8वें नंबर पे और एच के बाद 9 आता है आपके, आई आता है आपके 9वें नंबर पे। तो जब इसको आप सबको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 38, यानी कि यहाँ पर दोस्तों प्लस करके आपको बन रहा है। तो लखनऊ में एल जो आता है वो आपका आता है 12 नंबर पे, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, यह आता है आपका 12 नंबर पे। उसके बाद यू आता है आपका 21 नंबर पे और फिर सी आता है आपका 3 नंबर पे और फिर के आता है आपका 11 नंबर पे और एन आता है आपका 14 नंबर पे, ओ आता है आपका 15 नंबर पे और डब्ल्यू आता है आपका 23 नंबर पे। और जब इसको फाइनली आप सॉल्व करोगे प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 99, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी। अगर अलामती ज़बान में एग्ज़ाम को GVCO लिखा जाए तो पेपर को क्या लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर पैटर्न देखते हैं क्या है। EXAM एग्ज़ाम को लिखा गया GVCO। अब देखते हैं पैटर्न क्या है इसका। तो पैटर्न जब आप देखोगे तो यहाँ से ये +2 हो रहा है, यहाँ से ये -2 हो रहा है। अभी आगे देखते हैं, ये +2 हो रहा है और ये भी +2 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे P में +2 करता हूँ तो P में +2 कितना आएगा, P का +2 हो जाएगा आपका R, बिल्कुल ठीक है। फिर A का +2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, P से फिर प्लस यानी कि RCR होगा। अब RC किस में ऑप्शन में, अब 2 ऑप्शन में है, RCR GT, RCR BU। अब R से अब E को देखेंगे, अगर E में 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों आपका आएगा, E में जब 2 प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा G, और R में जब 2 प्लस करोगे तो आ जाएगा आपका T। तो RCR GT और ये आपका ऑप्शन नंबर में बन पा रहा है सी में। दोस्तों यहाँ पर ये जो V है, यहाँ पर इसमें ये गलत है। यहाँ पर ये X से Z होना चाहिए था, X से होना चाहिए था आपका Z, इसके अकॉर्डिंग तभी +2 होगा ये। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डाउट था, यानी कि डाउट नहीं है, यहाँ पे एरर है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45, ये बहुत सिंपल है।
कल से पहले मंगल था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि दोस्तों अभी प्रेजेंट डे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अभी प्रेजेंट डे, अभी प्रेजेंट डे है। कल क्या होगा, कल होगा प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। और कल से पहले बोला गया है कि मंगल था, क्या था, मंगल था। हिंदी में लिख देता हूं मैं, मंगल। मंगल का मतलब है आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे था। तो पूछा गया है कल के बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि ट्यूसडे, ये होगा आपका वेंसडे, और ये होगा आपका, यानी कि आज क्या है, आज है आपका थर्सडे। तो कल क्या होगा, फ्राइडे, और कल के बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों, सैटरडे। और सैटरडे को कहते हैं आपका शनिचर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मंदरजा झेल में से अलग नंबर या जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो ये क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। 8 से 25 जा रहा है, 15 से 46, 17 से 52 और 19 से 56। तो देखो पैटर्न देखते हैं दोस्तों। 8 से 25 कैसे जाएगा, 8 में जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर देंगे तो ये बन जाएगा 25, यानी कि 8 या 24 और एक 25। हर बारी 3 मल्टीप्लाई करेंगे और एक प्लस करेंगे। 15 को देखेंगे, 15 या 45 और एक 40, तो 40 वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसे ही इसका देखेंगे, 17 या 51 और एक 52, ये भी ठीक है। अब इसका देखेंगे 19 या होता है आपका 57, और 57 में एक जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 58, और जबकि आपका ऑप्शन में है 56, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि सबसे अलग जो था वो आपका ये था, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 में चलते हैं आप। अगर आप 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखें तो कितनी मर्तबा, 3 कितनी मर्तबा आएगा। तो 1 से 50 तक काउंटिंग में देखते हैं कहाँ तक, जहाँ जहाँ 3 आता है उसको लिख लेते हैं। 3 में आता है, 13 में आता है, उसके बाद 23 में आता है, फिर 31, 32, 33, 34, फिर आपका आता है 35, 36, 36 के बाद नीचे लिख रहा हूँ मैं 37, 38, 39, और 39 के बाद आपका आएगा 43, 50 तक का बोला है। अब दोस्तों काउंट कर लेते हैं, काउंटिंग में 3 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। दोस्तों एक चीज़ और कि इसके अंदर अगर आप, हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक डाउट ये है कि 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 तक तो आपने लिख लिया है। 3, 13, फिर आपका 23 आएगा, लेकिन 30 भी तो इंक्लूड होगा, 30 भी तो इंक्लूड होगा, और 30 में आपका 3 आता है, यानी कि आपका 15 इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था। ऑप्शन कितना होना चाहिए था, 15, लेकिन ऑप्शन जो नियर बाई कोई नहीं है, सिर्फ 7, 13 है, 12 है, 7 होगा नहीं, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, तो 14 ही हो सकता है। इसका मतलब ये वाला जो 33 है, ये वाला जो 33 है, इसको इन्होंने सिर्फ 1 3 माना है। कितना माना है, सिर्फ 1 3। तो इस तरीके से जब टोटल काउंट करोगे अब तो 14 बैठेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लेकिन पिछले वाले एंट्रेंस पेपर में जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया, सिमिलर क्वेश्चन था पिछले वाले एंट्रेंस में, जब यानी कि मानूही के बीएड के अंदर जो कि अलग सब्जेक्ट का पूछा गया, उसमें क्वेश्चन था कि 1 से लेकर 100 तक में कितने 1 आते हैं। तो उसमें जो 11 आया था, उन दोनों 1 को वहाँ पे काउंट किया गया था। यानी कि ये है कि इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये थी कि इन्होंने ऑप्शन ही गलत दिया, 15 ऑप्शन होना चाहिए था, करेक्ट ऑप्शन फिर आपका 15 ही हो जाता। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 में। आज राशिद की यौम पैदाइश है, बिल्कुल ठीक है। आज से 1 साल बाद उसकी उम्र 12 साल, उसकी उम्र 12 साल पहले की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, तो आज उसकी उम्र बताएं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। किस तरीके से करेंगे, मान लेते हैं राशिद की जो प्रेजेंट एज है, राशिद की जो प्रेजेंट एज है वो x साल है। कितनी है, x साल। 1 साल बाद कितनी होगी दोस्तों, 1 साल बाद
1 साल बाद कितनी होगी, अभी x है तो 1 साल बाद x+1 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और 12 साल पहले कितनी होगी, 12 साल पहले यानी कि आज से 12 साल पहले, आज से 12 साल, तो आज से 12 साल माइनस कर देंगे, 12 माइनस कर देंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो 1 साल बाद की उम्र जो है यानी कि x+1 पहले की यानी कि 12 साल पहले की दोगुना थी, इसको सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर यहां से आ जाएगा। यहां से ये बन जाएगा आपका 24, यहां से बनेगा आपका ये 12 दूनी 24, और जब x को इधर लाओगे और यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे गलती हुई है हमसे, ये होगा आपका माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 24 को उधर लाओगे, x को इधर लाओगे तो 2x माइनस x बराबर 24 + 1 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 25, यानी कि 25 साल। अभी की उम्र कितनी होगी दोस्तों, आपकी हो जाएगी 25 साल। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया है, एक खातून ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वे उसकी वालदा के भाई का बेटा है। लड़का रिश्ता में उस खातून का क्या लगता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक लड़का है, एक लड़के की तरफ यानी कि लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोला है, क्या बोला है कि उसकी वालदा, किसकी वालदा, लड़के की वालदा। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उसकी वालदा यानी कि लड़की की वालदा, लड़की बता रही है ना खातून, तो मैं यहाँ पर लड़की के लिए एल ले लेता हूँ, एल नेगेटिव, और उसकी क्या, वालदा यानी कि उसकी माँ होगी, उसकी माँ भी क्या होगी, लेडीज होगी, ठीक है। उसकी वालदा के भाई, उसकी वालदा यानी कि इसका भाई होगा, उसकी वालदा का भाई, प्लस का बेटा है, जो लड़का है इसका बेटा है। तो पूछा है लड़का जो है रिश्ते में उस खातून का क्या है। तो दोस्तों ये एक दूसरे के क्या है, आपस में लगते हैं कजन। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जो लड़की है, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वे उसकी वालदा यानी कि लड़की की जो वालदा है, जो खुद कह रही है कि मेरी मम्मी की भाई का बेटा है, तो सिंपल सा वो उसका क्या लगा, कजन लगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 में हम उर्दू के स्पेसिफिक जो 50 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो पेट्रोल इंजन से रिलेटेड है, तो जिस्म किससे रिलेटेड है। पेट्रोल यानी कि इंजन को चलाने में पेट्रोल मदद करता है। क्या जिस्म को चलाने में घर मदद करता है, नहीं करता। दवाई करती है, नहीं करती। कपड़े करते हैं, नहीं करते। क्या करती है मदद, यानी कि एनर्जी मिलती है। इंजन को पेट्रोल से एनर्जी मिलती है, जिस्म को मिलती है आपकी ग़िज़ा से यानी कि फूड से। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारे 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, जो कि आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 1 में हमने सॉल्व किए। और इस तरीके के जनरल क्वेश्चंस जो मानो बीएड के अंदर एंट्रेंस में आए हुए हैं वो हमने अलग अलग सब्जेक्ट के सॉल्व करा रखे हैं 2021 के। आप वो जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी ज़रा सा भी डाउट आया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में उस डाउट को पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ और बात करनी हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर हमारे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि आने वाले जो और वीडियोस होंगे उसमें हम मानू बीएड की और प्रिपरेशन कराएंगे, यानी कि मानू बीएड के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, और जिससे आपका मानू के अंदर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में से आप बीएड आसानी से कर सकते हैं। और हमने मानू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि आप बीएड में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई, वहाँ से वो आप जाके देख सकते हैं और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली और वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।